अगर अच्छे काम करने के लिए, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अगर मुझे गुंडा बनना पड़ेगा तो गुंडा बनेंगे। आप हमें गुंडा भी कह सकते हैं। कभी डर नहीं लगता कि किसी इंसान के साथ आपने धमका दिया, किसी की मदद करने के लिए सही, और जिसको आप धमका रहे हैं वो भी पार्टी बहुत खतरनाक है? क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मार देगा। एक दिन तो मरना ही है, अच्छे काम करके ही मरेंगे ना। और कुछ उद्देश्य क्या है? हर ज़िले में एक रवि चौधरी बनाऊं जो ऐसे लोगों की मदद कर सके जिनका कोई नहीं होता। किस इंसान से दूरी बनाकर रखनी चाहिए? जैसे बहुत सारे हम कहते हैं कि हमारे राज हमारे अपने को मालूम होता है, हमसे दूर रहने के बाद वो कहीं हमारे राज किसी को बता ना दे। यार अगर किसी को बता भी देगा तो हमारा क्या होगा? हम तो डाउन टू अर्थ है, नीचे जीरो से हीरो बने। ज़्यादा ज़्यादा हमारा क्या होगा? हम तो हमारे खुद के दम पे आए, अपने आप पर भरोसा है। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। यहाँ तक आया हूँ, अपने दम पे आया हूँ, आगे भी अपने दम पे जाऊँगा। किसी के जाने से या आ जाने से रवि चौधरी को फ़र्क नहीं पड़ता। रवि चौधरी खुद ही ब्रांड है अपने आप में। अपने आप को हमने बनाया है, डेवलपमेंट करा है, लोगों की मदद करी है। अच्छा, रवि भैया जैसा बनने के लिए इंसान के पास क्या खासियत होनी चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हर इंसान की एक कीमत होती है, हमारी कीमत नहीं। आप हमें कभी खरीद नहीं सकते। रवि भैया को प्यार हुआ कभी किसी से? कि इसी लड़की थी मेरी लाइफ में जिसे हम पसंद करते हैं। मैंने रिश्ते बहुत बनाए, मैंने इज्जत बहुत कमाई, लेकिन पैसा नहीं कमाया। आज का जो समय है ना, वो आपकी औकात, आपके पैसों से, आपके कपड़ों से, आपके रहन सहन से वो आपका सम्मान करता है। बोलते ना मनी इज़ एवरीथिंग और एवरीथिंग इज़ मनी। निस्वार्थ तो मदद आप कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है, लेकिन निस्वार्थ में ही कहीं ना कहीं एक स्वार्थ छुपा होता है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं रवि भैया जी से। हालांकि आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं भी जानते हैं तो एक स्टोरी से आपको बता देते हैं कि एक्चुअली जो है भैया जी हिंदुत्व को बढ़ावा देने पर कुछ भी कर सकते हैं, और साथ में छात्रों को उनकी सही स्थिति और उनको समर्थन देने में कुछ भी कर सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि किसी विद्यालय में किसी टीचर ने एक बच्चे को तिलक लगाने पर मना कर दिया था। बात भैया को पता चली, बुरा लग गया बहुत ज्यादा। पूरा काफिला लेकर पहुंच गए स्कूल में, बोले कि तिलक तो लगेगा और तिलक लगवा कर मानूंगा, वरना मैं आपके इस हॉस्पिटल, क्या था, स्कूल पर ताला मरवा दूंगा। क्या था स्टोरी, कुछ बताइए भैया जी। उससे पहले स्वागत करते हैं आपका। कैसे हैं सर आप? जय श्री राम। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। आपकी स्टोरी इतनी खतरनाक है, आप जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, क्या गुंडागर्दी कहा जाए इसको, क्या कहा जा सकता है? यार देखिए कि अगर अच्छे काम करने के लिए, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अगर मुझे गुंडा बनना पड़ेगा तो गुंडा बनेंगे। आप हमें गुंडा भी कह सकते हैं। नहीं, गुंडा तो नहीं कह सकते हैं। देखिए, क्योंकि आपका हो सकता है कि वो स्वभाव हो, या कई बार ऐसा होता है कि लातों के बाद बातों से नहीं मानते हैं, तो हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट का तरीका यही हो। ये जो आप समझा रहे हैं लोगों को, ये स्टोरी क्या हुई थी? तिलक वाला केस बताइए जरा। स्टोरी ऐसी थी कि जैसी बात जैसी भाषा में जो समझे, मैं उसको वैसी भाषा में समझाता हूँ। बिल्कुल। एक स्कूल में मुझे सुबह सुबह पता चला, फ़ोन आया पेरेंट्स का, कई दिनों से मैडम तिलक लगाने से मना कर रही है। हाथ में कलाव बांधते हैं तो स्कूल में कैंची से काट दिए जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा कि आज जब बच्चा शुरुआत में 4th क्लास का बच्चा है, उसके जीवन का एक पहल, अब बचपना है, जो बचपन में अगर बच्चा तिलक लगाना नहीं सीखेगा, हाथ में कलाव बांधना नहीं सीखेगा, तो वो क्या सीखेगा? हमारी संस्कृति को लेकर क्या सीखेगा? घबरा जाएंगे, तिलक नहीं लगाएंगे बच्चे। अच्छी शिक्षा के साथ में मैडम अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और आपका स्कूल को हमारे धर्म से बड़ा नहीं हो गया, हमारे धर्म से, हिंदू धर्म से बड़ा कि आपका स्कूल, आपने कलावा पहना ना, ये भी तिलक लगाएंगे तो आपको कोई अनुमति नहीं है कि आप इनका तिलक बिठाएं। आपकी टीचर ने इनका तिलक धोया है, ये बच्चा झूठ बोल रहा है क्या? मैडम आप बार बार पलटो मत। मैडम आपने अगर गलती करी है तो मैडम को स्वीकार होगा कि हाँ, इनने तिलक लगाने के लिए मना करा था या जो भी चीजें, लेकिन आप इनकी नौकरी मत खाइए। हम किसी का हम नहीं चाहते कि किसी की जॉब हमारी वजह से है, लेकिन सुधार करिए मैडम। हम नहीं चाहते आपका इनका घर परिवार जुड़ा इनसे, आप इनकी जॉब रहने दीजिए। लेकिन आइंदा मेरी बात सुनिए मैडम, आइंदा अगर किसी बच्चे को भी तिलक लगाने से मना करा या हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ कोई भी आपने करा तो गलत हो जाएगा। तिलक लगाना एक हिंदुत्व की पहचान है, हाथ में कलाव बांधना हमारे हिंदू संस्कृति है। मैं मानता हूँ कि युवाओं को हम हिंदू संस्कृति को जोड़ने का काम करना चाहिए। और आज की जो क्रिश्चियन स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल ही था वो, क्रिश्चियन स्कूलों में तिलक नहीं लगाने देते हैं, हाथ में कलावा नहीं बांधने देते हैं। तो मैं पहुंच गया वहाँ पे,
फिर मैंने उनसे बात करी, वहाँ पर उनको समझाया, वो जैसी भाषा में समझे वैसी भाषा में उनको मैंने समझाया। फिर उन्होंने हमसे माफ़ी भी मांगी, पेरेंट्स से माफ़ी मांगी, और सभी बच्चों को कहा कि अब से आपको कोई तिलक लगाने के लिए नहीं रोकेगा। आप जिस तरीके से समर्थन करते विद्यार्थियों का, जैसा कि आपने बताया कि वो जैसी भाषा में समझे, हमने उनको वैसी भाषा में समझा दिया, वो वैसी भाषा क्या थी? देखिए, प्यार मोहब्बत से बहुत बार मैं समझा चुका था उनको, मैंने आवेदन दिया, निवेदन किया, लेकिन आवेदन निवेदन से काम नहीं चला। मैं गया वहाँ पर, सभी साथियों के साथ में गया, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करी हमने, क्योंकि गूंगों को, बहरों को सुनाने के लिए शोर तो करना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने वहाँ पर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, उन्होंने हमारी बात मांगी और माफ़ी भी मांगी हमसे कि हम आगे से किसी भी बच्चों को तिलक लगाने से, हाथ में कलाव बांधने के लिए, या हिंदू संस्कृति के जितने भी बच्चे पालन करते हैं उसमें हम नहीं रोकेंगे। अच्छा, आपका बढ़ावा इतना ये कलावा पर, तिलक पर इतना ज़्यादा बढ़ावा सिर्फ इस पर है या असल में हिंदुत्व को बढ़ावा देने पर है? देखिए, मैं मानता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम बचपनों में अभी नहीं सीखेंगे तो भविष्य में नहीं सीख पाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि देखो, हिंदू है हम और सनातनी है, मैं मानता हूँ कि हर बच्चा हिंदू है तो हिंदुत्व की पहचान होना चाहिए तिलक। मैं आज, मुझे 7 साल हो गए, आपने मुझे कभी बिना तिलक से नहीं देखोगे आप। हाथ में कलावा, जितने भी मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे या सोशल मीडिया पे, मुझसे जुड़े हर व्यक्ति तिलक लगाता है, हाथ में कलावा बांधता है। साथ ही इंदौर में जितने भी स्कूल है, आजकल छोटे से छोटा बच्चा, आप इंदौर में कहीं भी जाएंगे आपको तिलक में दिखेंगे। मुझे छोटे छोटे बच्चे कहीं दिख जाते तो भैया जय श्री राम मुझे बोलते, बड़ा गर्व होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हमने जो पहल चालू करी थी, हेलो हाय छोड़िए, नमस्कार छोड़िए, अब राम राम से शुरुआत करिए। तो आज इंदौर में कई बच्चे, मैं कहीं भी निकलता हूँ तो बच्चे शुरुआत उनकी राम राम से ही करते हैं। आप ऐसे ही इन सारे कार्यों के साथ साथ आप समाज सेवा भी करते चले आए हैं। मैंने कई सारी आपकी वीडियो देखी है जहाँ पर आप किसी एक ऐसे इंसान को लेकर चले जाते हैं जो 7-8 साल से नहाया ही नहीं है, उसको आप ट्रीटमेंट देते हैं, फिर एक बेहतर इंसान बना देते हैं, या कईयों के घर में आप मदद पहुँचा देते हैं, या कई छात्रों के पास आप खड़े हो जाते हैं, जैसे कि उनको अगर एंट्री नहीं मिल रही है या प्रिंसिपल या उनका अध्यापक उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। ये जो समाज सेवा है आपकी, ये मतलब क्यों आया, कैसे? हर एक इंसान के अंदर समाज सेवा करने का तो मन होता है, सोच लिया, लेकिन एक्ट नहीं कर पा रहे। आप करते हैं, कैसे कर पा रहे हैं सब? देखिए, कहीं ना कहीं मेरी भावनाएं जुड़ी है, हमारे घर परिवार के ऐसे संस्कार है, मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। मैं बचपन से सोचता था कि हमेशा मैं भगवान से भी मंदिर में जाता हूँ तो एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हे मालिक, मुझे इतना कामयाब बना देना कि मुझे कोई भी गरीब इंसान दिखे तो मैं उसकी ऐसी सहायता कर सकूं कि जो कोई ना कर पाए। मैं छोटी छोटी पहल करता हूं, जितना मेरी क्षमता है उतना मैं लोगों की सेवा करता हूं। जो आप बता रहे, जो एक वीडियो आपने, मेरा बहुत वायरल हुआ था, वो एक दादा जो बरसों, आप 9 साल से बता रहे, वो 22 साल से नहीं नहाए। उनकी हालत आप देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा। मैंने खुद ने मेरे हाथों से उनके बाल काटे, उनकी शेविंग करी, उनको नए कपड़े दिलाए, उनको खाना खिलवाया और उनको एक जगह जॉब दिलाई मैंने कि आप यहीं काम करना, कमाना, उनको रहने की व्यवस्था कराई मैंने। तो अच्छा लगता है, भगवान ने हमको बांटने लायक बनाया तो हम बांटते हैं, जो भी हमसे बनता है खुशियाँ बांटते रहते हैं। अच्छा, इस तरीके से जैसे कि आपका मतलब कोई उद्देश्य होगा, जैसे कि हम किसी इंसान की कोई मदद कर रहे हैं, निस्वार्थ तो मदद आप कर रहे हैं वो तो दिख रहा है, लेकिन निस्वार्थ में ही कहीं ना कहीं एक स्वार्थ छुपा होता है कि हम मदद आज कर रहे हैं शायद एक बड़े पैतरे के लिए, कल को हमें कुछ करना है। मैं मानता हूँ कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं उसके अच्छे फल देता है। तो मैं तो कर्म पे विश्वास करता हूँ, फल तो ऊपर वाला जाने, जो मुझे उसको बनाना होगा वो बना देगा, उसको मुझे बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ, अपने कर्म करता रहता हूँ बस। कभी डर नहीं लगता कि किसी इंसान के साथ आपने धमका दिया, किसी की मदद करने के लिए सही, और जिसको आप धमका रहे हैं वो भी पार्टी बहुत खतरनाक है, वजनदार है, पैसे में चाहे हो, चाहे रुतबे में, चाहे पावर से, लेकिन आपके पावर के आगे कहीं ना कहीं वो ढीले पड़ जाते हैं। तो डर नहीं लगता कभी अकेले रास्ते में जा रहे हो कोई बवाल हो जाए? कोई डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता। अच्छा, क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार देगा, एक दिन तो मरना ही है, अच्छे काम करके ही मरेंगे ना, और मार देगा तो हम तो शहीद होंगे ना। मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी ना है, मैं तो सबकी मदद करता हूँ। जो मदद करने के बाद भी, अच्छे काम करने के बाद भी, अच्छा जो काम करता है उसको आपदा विपदा आती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा,
मार देगा, आज नहीं तो कल मरना ही है, लेकिन हम अच्छा काम करना नहीं छोड़ेंगे किसी के भी डर से। और डर जैसी चीज़ तो मैं मानता हूँ कहीं है ही नहीं। समाज सेवा करने वाला इंसान और छात्रों के लिए खड़ा होने वाला इंसान क्या सच में छात्र नेता होता है, उसका उद्देश्य कुछ अलग होता है? देखिए, मेरी शुरुआत जीवन में छात्र नेता से हुई थी। 2017 में मैं इलेक्शन लड़ा हुआ था कॉलेज में। मैं IPS कॉलेज से प्रेसिडेंट बना था। मैंने छात्रों की खूब मदद करी और एक छात्र राजनीति में मध्य प्रदेश और पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान बनाई। तो छात्र नेता से मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में राजनीति एक माध्यम बनता गया सेवा का। मैं अपने स्तर पर अपनी क्षमता के अनुसार मैंने अपना रोला जमाया, लोगों के दिलों में जगह बनाई। एक अलग पहचान बनाना ही मेरा सफलता है मेरे जीवन की, कि मैंने एक अलग पहचान बनाई। और जिस हिसाब से मैं पहले सेवा करता था, छात्रों की मदद करता था बहुत छोटे लेवल पे, लेकिन आज अगर मैं किसी कॉलेज में फ़ोन लगा दूं तो 99% काम हो जाता है। सिर्फ मध्य प्रदेश तक है या किसी उत्तर प्रदेश में भी अगर किसी छात्र को जरूरत पड़ती है तो रवि भैया खड़े होंगे? हर प्रदेश में मेरी टीम है, मैं वहाँ पर कोऑर्डिनेट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। अगर लीगल काम है, होने जैसा काम है तो बिल्कुल मैं करवा देता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आपकी मैंने वीडियोज़ कई सारी देखी है जहाँ पर आप सच में बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली बात कर रहे हैं किसी भी इंसान से। हफ्ते में अगर इन्होंने अपनी मांगे नहीं मानी, 20,000 जो इनने एक्स्ट्रा फीस बढ़ाई है वो अगर कम नहीं करी, तो यहाँ पर आपको पूरी ताकत से तैयार रहना। बता रहा हूँ मैं, अनशन लेकिन जब कोई एक ऐसा छात्र जो कि अभी बच्चा है, इमेच्योर है, वो जब आपकी प्रोफाइल को देखता है उसको लगता है मुझे भी छात्र नेता बनना है रवि भैया जैसा। कई लोगों से मैंने बात भी करी ऑफ कैमरा, ऐसे ही आपके बारे में बताया, बनना तो रवि भैया जैसा बनना है। ये जो छात्रों के अंदर एकदम उमंग आई है रवि भैया जैसा बनना है, क्या वो कहीं अपने आप को रुतबे वाला, काफिला लेकर चलने वाला, किसी को हड़का देने वाला एक ऐसी इमेज को लेकर चले, रवि भैया कुछ और है? मैं घर से तो अकेला ही निकला था, लेकिन सफ़र में मेहनत इतनी थी कि काफिला बनता गया। आजकल जितने भी छात्र नेता, युवा नेता बनते हैं, उनको लगता है कि हम छात्रों की मदद करेंगे, इसे वीडियो डालेंगे, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाएंगे, कंटेंट, लोग इसको कंटेंट समझते हैं, लेकिन ये मेरा कंटेंट नहीं है। मेरी लाइफ स्टाइल है सेवा करना। ये मेरी लाइफ में मैंने एक अलग तरीके से लोगों के बीच में अपनी जो बात रखी है, मेरी बात करने का तरीका है, वो लोगों को बड़ा पसंद आया। तो लोगों ने मेरी एक इमेज बना दी, एक रोला बना दिया कि भैया तो ऐसे हैं। उनके मन से ही नाम दे दिया कि भैया का तो ऐसा सिस्टम है, भैया चलते तो उनके साथ काफिला चलता है। ये सब मेहनत का फल है। आपने जैसा कहा मैंने आपको कि जो हमारे कर्मों का ये फल है कि आज हमसे हज़ारों हज़ार, लाखों लाख छात्र जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों के दिलों में अलग जगह बन रही है। तो आप सही तरीके से, ईमानदारी से अगर छात्रों की मदद करेंगे, समाज सेवा करेंगे, तो रवि भैया जैसे नहीं, रवि भैया से भी अच्छे आप बन सकते हैं, मैं मानता हूँ। और कुछ उद्देश्य क्या है, क्या मेरा करेंगे? एक ही उद्देश्य है जीवन में कि अच्छे काम करूं, हर ज़िले में एक रवि चौधरी बनाऊं जो ऐसे लोगों की मदद कर सके जिनका कोई नहीं होता। क्या बात है। एक वीडियो मैंने आपकी देखी थी जहाँ पर आप, बहुत सारे लोग थे, पूरा मंच सजा हुआ था, आप अपने पिताजी को लेकर आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं, ये मेरे पिताजी हैं। फिर एक मुझे गाना याद आ जाता है, एक फादर साहब नाम का गाना है जहाँ पर एक बच्चा है, उसको उसका चाचा प्रताड़ित कर देता है। फिर वो कुछ ऐसा करता है कि अपने पापा के लिए दुनिया खड़ा कर देता है। जब दुनिया खड़ा करता है तब उसको गर्व महसूस होता है। वो जो एटीट्यूड था मुझे उस वक्त आपकी वीडियो में दिखाई पड़ा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल करिए, कैसे, मतलब क्या हुआ था उस समय? देखिए, एक निजी कार्यक्रम था, मेरे गांव का ही था। मेरे गांव में अतिथि आए थे हमारे राजस्थान से। मैंने एक प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम में खूब भीड़ थी, पूरा गांव झमाझम, पूरा गांव में पूरी ऐसी, जहाँ तक नज़र जाओ आपको बच्चे ही बच्चे, छात्र ही छात्र, जनता ही जनता पूरे गांव में। पहली बार ऐसा माहौल बना और मैंने मेरे पिताजी को इंट्रोड्यूस कराया सबके बीच में कि ये मेरे पिताजी से मिलवाता हूँ आपको। इधर आओ, मेरे पिताजी से मिलाता हूँ आप सबों को। ये सम्मान मेरा सम्मान नहीं है, इधर देखो किसका। ये मेरे पिताजी है। ये कहते थे कि रविंद्र सिंह भाटी इंदौर आए तो भाई एक बार मेरा फोटो खिंचा देना। मैंने कहा आपके लड़के ने सिर्फ ये कमाया है और ये खड़े ना अभी तक
ये कमाया, इसके अलावा ये धन नहीं कमाया है, ध्यान रखना। मेरे पिताजी वो शख्सियत है मेरे जीवन की कि जिन्होंने मुझे आज 26 साल की उम्र में ना नहीं कहा। वो इंसान जेब खाली होने पर भी मेरे सपने को सच करने के लिए हमेशा अपने खून पसीने से कमाई पैसे, जो उस समय पे, आज तो चलो हम सक्षम है, मालिक की कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद। उस समय पे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब भी मेरे पिताजी ने मुझे आज तक मना नहीं करा किसी भी चीज़ को, कभी ना नहीं करा। आज भी मेरे पिता मेरे बेस्ट फ्रेंड, पिताजी का आशीर्वाद और मेरी माँ का आशीर्वाद मुझ पर इतना बना है कि अभी तक मैं चल रहा हूँ। वरना मेरे गांव में भी कोई नेता नहीं, मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है कि जहाँ पर इतना पॉपुलर या इतना हम कहें कि जो नाम मैंने अपने दम पे किया है। तो ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, उनका साथ है। आज भी मेरे पापा मम्मी मेरा वैसे ही ख्याल रखते हैं जैसे 6 महीने का बच्चे का आप कैसे ख्याल रखती है एक माँ, वैसे ही आज भी मुझे वैसे ही रखते हैं। आज भी सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं घर से कहीं गया हूँ तो 20 फ़ोन आ जाएंगे, क्या कर रहा है, चाय पी कि नहीं। तो ये प्रेम है। माता पिता जैसा प्यार आपसे इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं कर सकता। माओ के ऊपर बहुत लिखा गया, पिता के ऊपर बड़ा कम लिखा गया। पिता के ऊपर कुछ बताइए, क्या है पिताजी, बाप क्या है असल में? देखिए, बाप वो है जो कभी दिखता नहीं है। बाप, मैं मानता हूँ कि जो पिता का पसीना निकलता है तो पसीना नहीं, वो खून होता है। हमारे जीवन में आपको मैं पिता का बताता हूँ कि क्या होता है। मेरे पिताजी किसान हैं। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करी, मतलब आप मानेंगे नहीं कि उस समय पे इतनी मेहनत करी जिस समय, आज भी मेरे पिताजी के दोस्त कहते हैं कि आपके पिताजी ने इतनी मेहनत करी है। 2-2 कुंटल वजन उस समय पे तोकना, आप समझिए कि इतनी मेहनत करी है पिताजी ने, इतना संघर्ष करा है। लेकिन मुझ पर आज तक पानी का गिलास भी उठाने का नहीं बोला कि बेटा तू पानी का मुझे गिलास ला दे, 26 साल की उम्र में। आप बताइए, तो मतलब पिता का रुतबा सबसे ऊंचा, महान है। मतलब पिता बिना कुछ भी नहीं। मैं मानता हूँ कि माँ की ममता अपनी जगह है, लेकिन पिता और माँ मिलने पर ही एक हिम्मत मिलती है। माँ अकेली कुछ भी नहीं है, पिता अकेला कुछ भी नहीं है। जीवन में माता पिता जब मिल जाते हैं तो ही सब कुछ है। मैं मानता हूँ कि इनके होते हुए इनके साथ रह लो, ये जब नहीं होते तो जब इनकी कमियाँ बहुत महसूस होती है। मैंने कई ऐसे दोस्त देखे मेरे जो समय पर अपने माता पिता की कदर नहीं करते थे, गाली देते थे, लेकिन आज जब वो अकेले हैं तो उनको एहसास होता है। मैं मानता हूँ इनके जीते जी इनकी कदर कर लो। आप भगवान को ढूंढोगे, आप मंदिर में नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने माता पिता को घर में आप पूज लोगे, उनका ख्याल रख लोगे तो भगवान आपके घर आ जाएंगे। ये मानना है मेरा। कहते, अच्छा एक बात है, आपने कभी पिताजी को हक किया, ऐसे गले लग गए चिपक के? किया है मैंने, अपनी इस बड़ी उम्र में किया है। मैं जब पिताजी के साथ फ़ोटो भी खिंचाता हूँ तो ऐसे ही चिपक के खिंचवाता हूँ। और मेरे पिताजी दोस्त हैं, मतलब आप मानेंगे नहीं कि मैं एक दोस्तों के साथ में जो बातें शेयर नहीं कर पाता हूँ वो मेरे पिताजी के साथ कर लेता हूँ। मतलब पिताजी मेरे हीरो हैं, अपने असली हीरो वही है। लोग कहते हैं आप किसके फ़ैन हैं, तो मैं तो मेरे पिताजी का फ़ैन हूँ, उनके संघर्ष का फ़ैन हूँ कि वो जो उनके जो पुराने जन्म के अच्छे कर्म हैं, मैं उनका फल हूँ। जो आज इतना नाम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हो रही है ये हमारे माता पिता के आशीर्वाद से ही हो रही है। कहते हैं ना कि लड़का जब बड़ा होने लगता है वो पिता को गले लग कर रो नहीं पाता है या खुशियाँ बांट नहीं पाता है। ऐसा आपके साथ हुआ है? बहुत बार होता है कि मैं अपने पिताजी को जिक्र नहीं कर पाता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, उनकी कितनी इज्जत करता हूँ। मैं आज जो भी कर रहा हूँ, जो मेरी असली कामयाबी है मेरे पिताजी की स्माइल है, उनकी हंसी है। मेरे माता पिता कैसे खुश रहेंगे, इस दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ मेरे पिताजी को सस्ती लगनी चाहिए। मेरा सपना है कि मैं जो भी करूं अच्छा काम करूं, अच्छा नाम करूं, उनका नाम होगा। मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छी पहचान बनाऊंगा। मेरे पिताजी आज भी अगर किसी को फ़ोन लगाते हैं तो कहते हैं कि रवि के पापा बोल रहा हूं। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन में मेरी क्या होगी। कहीं भी जाते हैं वो, उनका बहुत सम्मान होता है कि आप रवि भैया के पापा हैं। मेरी मम्मी कहीं जाती, मार्केट में कहीं जाते हैं, वो सामान लेने जाते हैं तो लोग दूर से उनको पहचान लेते हैं कि आप रवि भैया के पापा हो,
रवि भैया से मिलना है, रवि भैया से कैसे मिलेंगे, आपके नंबर दे दो। उनके साथ लोग सेल्फी लेकर मुझे टैग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं इस चीज़ को और बढ़ाता हूँ कि और मैं कैसे मेहनत कर सकूँ और कैसे लोगों की मदद कर सकूँ और लोगों के दिलों में कैसे ज़्यादा जगह बना सकूँ कि मेरे माता पिताओं का और सम्मान कैसे बढ़ा सकूँ। हमेशा प्रयास रहता है मेरा ये। अच्छा, कई बच्चे होते हैं जो आईफोन के चक्कर में, बाइक के चक्कर में पापा से लड़ गए, पापा मुझे दिलाओ वरना मैं छोड़कर घर चला जाऊंगा। हर चीज़ में मतलब पापा नहीं करेंगे, या अपनी नाकामयाबी जो होती है वो पिताजी माताजी पर थोप दिया, मेरा माँ बाप ही गरीब रह गए इसलिए अमीर नहीं रहा। इस वाले स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है? ये जो स्टेटमेंट है ये संगति का असर होता है। जो बच्चे जैसी संगति में रहते हैं, आप अगर अच्छी संगति में हैं, मैंने कभी भी अपने माता पिताओं से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी। मैं इतना बड़ा हो गया, हालांकि मेरे माता पिता ने मुझे कभी किसी भी चीज़ से मना नहीं करा। और मैं भी समझता हूँ कि अगर जो चीज़ हमारे घर में नहीं मिल पा रही है, आज नहीं तो कल मिलेगी। वो धैर्य रखा हमने। ऐसे लोग जो अपने माता पिता को गाली देते हैं, ऐसे लोग जो माता पिताओं को ब्लेम कर देते कि मैं आगे नहीं बढ़ा, आपने ऐसा नहीं करा, आप उस समय पे ऐसा कर देते तो मैं आज वहाँ पहुँच जाता, ये संगति का असर होता है। ऐसे जो लड़के रहते हैं, ऐसी जो औलाद रहती है, वो ऐसी रहती है, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाती। अब वो तो नहीं कर पाती, वो उसका ब्लेम अपने माता पिता पे थोप देते हैं और माता पिता कुछ भी नहीं बोल पाते, क्योंकि माँ बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। अच्छी संगति कहाँ से लाएं? देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप अच्छे हैं, आपका दिल साफ है, तो आपसे अच्छे अच्छे जो लोग रहेंगे वही जुड़ेंगे, वो आपके साथ में रहेंगे। आप अगर नोट हैं तो आपके साथ नोट ही जुड़ेंगे, चिल्लर नहीं जुड़ेगी। मैं मानता हूँ कि मुझसे कई लोग आते हैं, मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, लेकिन जो मेरे अपने हैं 10-15 लड़के ऐसे हैं ग्रुप में जिनके साथ में हमेशा रहता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ में ही रहूँ। जब आपका अच्छा समय रहता है तो दुनिया आपकी है, बुरे समय में जो आपका है वही आपकी दुनिया है। मेरा समय बुरा भी आया, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप अच्छे से ही चलते। जब हम किसी भी चीज़ का मुद्दा उठाते हैं, कई बार झूठे प्रकरण भी लगे, मुझ पर केस भी लगे। कई बार ऐसा समय आया कि मन कहता है कि हार जाऊं, लेकिन दिल ने कहा कि तुझे हारना नहीं है, तुझे करके दिखाना है, जो लोगों ने कहा था तुझसे नहीं होगा। क्या बात। कई अपने मुझे छोड़ के भी चले गए उस समय पे जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, और कई पराए अपने हो गए जब मुझे उनकी ज़रूरत थी। कुछ ऐसे साइन आपने कभी देखे अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में जिससे आप बता पाएँ कि हमें किस इंसान से दूरी बनाकर रखनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी जीवन में जो ज़्यादा दिल के करीब होता है वही हमारा दिल दुखाता है। बिल्कुल। मेरे साथ में भी जो पहले अपने थे, भाई भाई, बड़े भैया, ये कहते थे, जब इंसान के पास ऑप्शन आ जाता है, आज मेरे पास रवि चौधरी है, लेकिन जब मेरे पास एक और रवि चौधरी ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ यार मेरा ये भी अच्छा है, मतलब एक दोस्त है, उसका दोस्त बन गया, या हम किसी को ज़्यादा सम्मान दे देते हैं, हम किसी को उसकी औकात के ज़्यादा सम्मान दे देते, अपना भाई बोल देते हैं, तो उसको लगता है कि यार मैं वो जो हूँ। हाँ। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि आजकल आप अगर किसी को उसकी औकात से ज़्यादा भी सम्मान दे देंगे तो अपने आप को ऐसा समझेगा कि हम ही रवि चौधरी या हम ही मयंक हैं। मैं मानता हूँ कि आप औकात, हालांकि ये सब औकात और ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती है। आपके पास में जब हम किसी को किसी से मिलवा देते हैं, मैंने मयंक भाई को किसी से मिलवाया, मयंक भाई मेरी कदर नहीं करेगा, मयंक भाई डायरेक्ट उससे जुड़ गया, और फिर ऐसे वो बदलता जाएगा जीवन में। उसने उसको मिलवाया तो डायरेक्ट उससे जुड़ गया। जो साथ में रहते हैं, आपको खुद को समझ में आ जाता है कि यार ये ज़्यादा समय हमारे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा, ये ज़्यादा समय हमको देगा कि नहीं देगा। जैसे बहुत सारे हम कहते हैं कि हमारे राज हमारे अपने को मालूम होता है, हमसे दूर रहने के बाद वो कहीं हमारे राज किसी को बता ना दे। यार अगर किसी को बता भी देगा तो हमारा क्या होगा? हम तो डाउन टू अर्थ है, नीचे जीरो से हीरो बने, ज़्यादा हमारा क्या होगा? हम तो हमारे खुद के दम पे आए। तो कई लोगों ने मेरा साथ भी छोड़ा, लेकिन मैंने भी कभी पलट के नहीं देखा। कितना भी करीबी हो, अगर उसने मुझे दुख पहुंचाया है या उसने मुझे तकलीफ दी या मेरे बुरे समय में साथ छोड़ा, तो मुझे 2 मिनट लगता है उसको भूलने के लिए, मैं भूल जाता हूँ उसको। क्या बात है। एक जाएगा या 10 आएंगे,
अपने आप पर भरोसा, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। यहाँ तक आया हूँ, अपने दम पे आया हूँ, आगे भी अपने दम पे जाऊँगा। ये नहीं है कि यार ये था तो मेरा काम नहीं होगा, ये आएगा तो इससे अच्छा आएगा। अच्छा, ये सोच है मेरी, और आते भी हैं। किसी के जाने से या आ जाने से रवि चौधरी को फ़र्क नहीं पड़ता है। रवि चौधरी खुद ही ब्रांड है अपने आप में। अपने आप को हमने बनाया है, डेवलपमेंट करा है, लोगों की मदद करी है, और कभी किसी का गलत नहीं करा। पहली बात तो भगवान से जुड़े हैं, भक्ति करते हैं, और मैं मानता हूँ कि भगवान की भक्ति करने वाला इंसान कभी किसी का गलत नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। अच्छा, रवि भैया जैसा बनने के लिए इंसान के पास क्या खासियत होनी चाहिए? ईमानदार होना चाहिए वो, सबसे पहली बात। ज़िंदगी में अगर आप ईमानदार नहीं हैं, ईमान बेचकर अगर आप काम करते अपना, वो कहते हैं ना कि हर इंसान की एक कीमत होती है, हमारी कीमत नहीं। आप हमें कभी खरीद नहीं सकते। आप हमें दोस्त बना के मार सकते हो, लेकिन दुश्मन बना के नहीं मार सकते, वो वाली बात है। अच्छा, एक चीज़ है जैसे कि आजकल के जो बच्चे जो को फॉलो कर रहे हैं, मेन क्या है कि कहीं ना कहीं जो मैंने देखा है 18+ बच्चा होता है, 15 आजकल तो 15, 12, 13 इन आर रिलेशनशिप में स्टक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप जब ऐसे लड़कों को या लड़कियों को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ समझाना या प्रेरित करना? मुझे इनको प्रेरित करना आता है। कैसे, वो बताता हूँ आपको। मैं मानता हूँ कि आप एक बार सक्सेस हो जाओ, बंदे को एक बार सक्सेस होना चाहिए, उसके बाद लव, लाइफ, इंजॉय, ये सब चीज़ जो करना उसको करे। जब तक बंदा सक्सेस नहीं होगा, अगर इन चीज़ में पड़ गया तो वो इसी में पड़ा रहता है दिन भर। ये चीज़ ऐसी है कि ये खुंजली ऐसी है कि ये मिटती नहीं कभी भी किसी की। मैं मानता हूँ। तो इसलिए आपको पहले सक्सेस हो, आप अपने आप पे ध्यान दो। सक्सेस जो अच्छा सफल व्यक्ति है, वो कभी भी उसके बाद में लाइफ अपनी जिए जैसे जीना, उसको जो करना वो करे। 18 साल की उम्र में आप अगर लव में और सभी इन चीज़ों में पड़ जाओगे आप, तो आप कैसे सफल होगे? आपका आधा माइंड, आधा 50% तो इसमें डाइवर्ट हो जाएगा। 50% में आप क्या करोगे? जब 100% आप लगाओगे अपनी सक्सेस में, सक्सेस होने के बाद में आपके पास बचेगा ही क्या? एक बार आपकी लाइफ सेट हो गई तो फिर आप प्यार करो, घूमो फिरो, आपकी लाइफ आपके हिसाब से जियो। रवि भैया को प्यार हुआ कभी किसी से? ये तो अलग सवाल हो गया। सवाल अलग नहीं है, सवाल इसी का है जिससे लोगों को ये पता चलेगा क्या सच में प्यार हुआ और क्या उससे कुछ सीखने को मिला कि हुआ ही नहीं। देखिए, प्यार, सबसे ज़्यादा प्यार तो मेरे माता पिता से ही नहीं, करता मैं हूँ। माता पिता के प्यार की बात नहीं कर रहा, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। कोई लड़की ऐसी हो जो बचपन में या 12th क्लास किया, होता है जवानी का माहौल है, लड़की दिखी पसंद आती है। देखिए, होता क्या है कि ऐसी लड़की थी मेरी लाइफ में जिसे हम पसंद करते हैं, एकदम प्यार, अच्छी। आपको मालूम है, एक रिलेशनशिप, एक हमारा एक अंदर से फीलिंग आती है। अगर किसी को आप प्यार करते हो तो एक अलग से रिस्पेक्ट आती है, एक फीलिंग आती आई। लेकिन हमारी कास्ट में लव मैरिज अलाउड नहीं है, अरेंज मैरिज अलाउड। तो मेरी लाइफ में मुझे पता था कि मेरे पापा मम्मी के हिसाब से मुझे लाइफ में आगे करना है, तो मैं इन चीज़ों को मैंने साइड में रखा और कभी इन चीज़ों में पढ़ाई भी नहीं, और मुझे एक सक्सेसफुल बेटा बनना था। अच्छा रवि भैया, एक बात बताइए कि जैसे कि आजकल का जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा ब्रेकअप, मूव ऑन, रिलेशनशिप, आजकल के नए नए टर्म्स है, सिचुएशनशिप, लव मैरिज, ओपन मैरिज, आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे टर्म्स। सुना। जो आजकल का जिंजी जनरेशन कहें या थोड़ा इश्क आशिक मिजाज जनरेशन कहें, उसमें फंसा हुआ है। रवि भैया की राय क्या है उसमें? यार, आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, रोते हैं कि भैया मेरा इससे ब्रेकअप हो गया, मैं तो इससे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं बोलता हूँ, साले तू प्यार व्यार के चक्कर में पड़ रहा है। 18 साल की उम्र है, 19 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, क्या कर रहा तू? ये सक्सेसफुल हो, पैसा कमा जीवन में। अपने माता पिता ने तुझे इतनी दूर दूर से इंदौर जैसे शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं बच्चों को, आप यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो, प्यार मोहब्बत में लगे हो। उम्र क्या है तुम्हारी? 19 साल, 20 साल, 21 साल के बच्चे लो, ब्रेकअप। अरे क्या ब्रेकअप? पढ़ भाई, तू को पढ़ने के लिए भेजा यहाँ पे, ये मौका है तेरे पास। गलत है, आजकल का जो यूथ है बहुत गलत दिशा में जा रहा है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ हमेशा कि आप पढ़ाई लिखाई करो, सक्सेसफुल बनो, पैसा कमाओ। पैसा कमाने के बाद में प्यार मोहब्बत, ये सब चीज़ें बहुत छोटी बातें होती। अच्छा, आपने कभी भी देखा होगा जैसे मूवी होता है, मूवी में अगर एक राजा होता है, राजा हीरो को ले लेता है, जो एक लड़की को इम्प्रेस करने जाता है, इम्प्रेस भी कर रहा होता है तो मर्सिडीज से इम्प्रेस कर रहा होता है, जाता है तो बंगले से जाता है। और आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, छपरे से निकले हुए हैं,
साइकिल से जा रहे हैं, बगल से मांगी हुई बाइक उससे इजहार करने जा रहे हैं 2 रुपए का फूल लेकर। अब मान के देखिए, ये इनका प्यार है और ये उनका प्यार है। ये जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो राजा महाराजा, और खुद राजा महाराजा बन नहीं रहे हैं, और बीच में फिर बाद में बोलते हैं कि लड़की मुझे धोखा देकर चली गई। सेम वॉइस वर्सा कर लो, लड़की ऐसा भी कर रही है। तो ये जो इतना प्रॉब्लमेटिक है कि विदाउट एनी टाइप ऑफ करियर, विदाउट एनी टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों के बीच में घुसते चले जा रहे हो, फिर आप स्टक हो जाते हो, फिर आप ब्रेकअप में आते हो, इतनी ज़िंदगी जो बर्बाद करते हो। क्या बर्बाद करना चाहिए? क्या ऐसी मेंटालिटी रखनी चाहिए इंसान को? देखो, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा बेटा मौका है वो वाली बात है कि आजकल जो बच्चे हैं, एक पिक्चर बनाई जाती है तो उसका असली रूप कभी भी नहीं होता। आपने देखा होगा, पिक्चर सिर्फ देखने में अच्छी लगती है। क्या हम साउथ की मूवी देखते हैं, उसमें ऐसे मारते हैं, ये मारते, तो क्या रियल में ऐसा होता है कभी? वो अपने देखा है कभी ऐसा होते हुए? तो आजकल का यूथ अच्छी चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। जब आप अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे, अच्छी पोजीशन रहेगी, तो आपको अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा स्टैंडर्ड घर परिवार की लड़की मिलेगी। आप खुद छपरी हो, आपके पास खाने को दाने नहीं है, साइकिल से जा रहे हो, माता पिता वहाँ पर खून पसीने की मेहनत से आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और आप अभी से 19-20 साल की उम्र में प्यार मोहब्बत करोगे तो क्या जीवन में क्या करोगे? आप खुद को खाने के लाले पड़ रहे हैं, क्या रखोगे आप किसी को? अभी आप स्कूल की फ़ीस, जो बच्चों को मैंने देखा, बहुत सारे बच्चे जो माँ बाप उनको फ़ीस भरने के लिए पैसे देते हैं, वो लड़कियों पे उड़ा देते हैं। वो फिर 6 महीने बाद आते हैं कि मेरा तो उससे ब्रेकअप हो गया, मैं उससे ट्रू लव करता था। ये ट्रू लव थोड़ी होता है। ट्रू लव एक सक्सेस के बाद होता है, मैं मानता हूँ। आप आपका एक करियर बनाओ, एक आपकी एक पोजीशन होती है, उसके बाद लड़की भी आपसे वैसा ही प्यार करती है जैसा आप उससे करते हो। आपके पास कुछ भी नहीं हो और आप लड़की को बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, और मैं मानता हूँ कि यार ये आजकल का प्यार टेम्परेरी हो गया है। सच्चा प्यार आजकल रहा कहाँ है, आप बताओ? बच्चे तो खुद नशे में जाएंगे। अभी कोई लड़की से ब्रेकअप हो गया, 10 दिन नशा करेंगे, बियर पियेंगे, मुझे उसने धोखा दे दिया, यार दोस्त में बैठेंगे। ये लाइफ थोड़ी होती है। सक्सेसफुल होना चाहिए बंदे को। मैं मानता हूँ कि आप अगर पढ़ते हो, जिस चीज़ में रुचि हो, आप काम करें आगे, अच्छी पढ़ाई करें, और एक अपना एक सक्सेसफुल होने के बाद में ये सब चीज़ें करें। सही बात है। एक लाइन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ के बताइए, आपकी राय क्या है? जैसे कि मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, मैंने रिश्ते बहुत बनाए, लेकिन मैंने पैसा नहीं कमाया क्योंकि मेरे रिश्ते बहुत ज़्यादा बने। एक स्टेटमेंट है जो एक मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा चलता है। मैंने रिश्ते बहुत बनाए, मैंने इज्जत बहुत कमाई है, लेकिन पैसा नहीं कमाया है। क्या सच में ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे आप? यार बहुत बार हो जाता है कि इंसान क्या करता है कि दूसरों का भला करने में खुद का नुकसान कर लेता है। आजकल लोगों को, हाँ, एक कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको दूसरों, वो बोलते हैं ना, खुद के दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी हैं वो लोग। बहुत सारे लोग आजकल दूसरों की सुख से खुद दुखी। तो आज ज़िंदगी में, आज जैसा आपने कहा कि यार कोई भी बंदा जो सरल स्वभाव का है, दिल साफ है, उसने रिश्ते बहुत बनाए, लेकिन वो पैसा नहीं कमाया उसने जीवन में। वो अगर उस समय पे पैसा कमा लेता तो आगे ये जो शब्द आप बोल रहे हैं बहुत सारे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं पहले क्या करता था कि पैसों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता था कि यार क्या है, पैसा तो हाथ का मेल है, सब पैसा तो हम समय पर कमा लेंगे। लेकिन आदमी आपके जेब में वजन देख के आपको सम्मान करेगा। आज का जो समय है ना, वो आपकी औकात, आपके पैसों से, आपके कपड़ों से, आपके रहन सहन से वो आपका सम्मान करता है। तो इंसान को समय समय पे हर चीज़ करना ज़रूरी है। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। बोलते ना, मनी इज़ एवरीथिंग और एवरीथिंग इज़ मनी। इंसान मिडिल क्लास को पता है एक ट्रैप में डाला गया हमेशा कि आप अगर कुछ नहीं कमा पा रहे हो तो आपको इज्जत तो कम से कम कमा लो। मैंने उनको हर जगह पर कमाई दिखाई गई, भले पैसा ना दिखाएगा। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक ट्रैप है जहाँ पर आपको असल में अमीर नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन अमीर की मेंटालिटी दी जा रही है। मेंटालिटी इन इमोशन बेचा जा रहा है कि आपने इज्जत बहुत कमा ली, यहाँ पर आपने क्या कमाया, आपने कनेक्शन बहुत कमा लिए, फिर भी यहाँ पर क्या कर लिया, कमाया। लेकिन आपने पैसे की बात पर जब भी बात आती है तो मिडिल क्लास को हमेशा हटा दिया गया। ये बहुत बड़ी गलती मिडिल क्लास वाले लोगों की। वो अहम में रह जाते हैं, वो अहम में रह जाते हैं कि अरे मैंने तो इतना नाम कर लिया, इतना सम्मान कर लिया। वो आपके मुंह पे ज़रूर आपका सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं कि अरे इसके पास कुछ भी नहीं है, माल पैसा ऐसा नहीं है, क्या है इसके पास, ये तो स्विफ्ट गाड़ी से घूमता है, कुछ भी नहीं है, क्या है इसके इतने बड़े सम्मान है, तो क्या करेगा जीवन में, ये पैसा है ही नहीं इसके पास।
सही राइट। बात है। होती है ऐसी बातें, बहुत बहुत होती है। आपने भी देखा हो। सही। तो इंसान को समय समय पे इज्जत और ये सब चीज़ें, संबंध सब काम आता है, लेकिन संबंधों से आप कैसे फ़ायदा उठा सके और सामने वाले को कैसा फ़ायदा दे सके, वो सोचना चाहिए इंसान को। दो संबंध बनते हैं। आज मयंक भाई से मेरे संबंध बने हैं, तो मयंक भाई क्या काम करते हैं, मयंक भाई जो भी काम करते हैं उसमें मैं उनकी क्या मदद कर सकूं, या मैं क्या कर रहा हूं और मयंक भाई मेरी क्या मदद कर सके, जिससे हम और हमारी ग्रोथ हो। पैसा कमाना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है आज के समय में। ये संबंध हमारे पूर्वजों का काम बोलते थे कि इनका बहुत सम्मान है, इनके पिताजी का बहुत नाम था, पिताजी का बहुत नाम था, बेटे को 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन पिताजी का बहुत नाम था, बहुत सम्मान था, तो क्या काम का, मेरे को बताइए आप। सही बात है। इंसान को पैसा कमाना चाहिए, अच्छा पैसा कमाना चाहिए। देखिए एट द एंड अगर आप देखेंगे आजकल का जो बच्चा है 18 साल 15 साल 23 साल जो भी अपनी उम्र है, 25 साल में मान ले तो 30 साल है, एट द एंड तुमको बाप बनना है। कैसा बाप बनना है तुमको? एक मिडिल क्लास वाला बाप बनना है, एक बेहतरीन बाप बनना है, या सिर्फ एक मतलब आवारा बाप बनना है? तो हर एक इंसान को होता है ना कि आपको बनना कैसा है। इंसान अपने आप को पहचान नहीं रहा है, अपना एक लॉन्ग टर्म विजन को वेरीफाई नहीं कर रहा है, या सिस्टमेटिक ढंग से उसको सेटल नहीं कर रहा है कि मुझे इन फ्यूचर 45 पे क्या देखना है। तो मुझे लगता है कि वो अपनी नैया कहीं ना कहीं डुबो रहा होता है। बिल्कुल, है ना। जैसे आप हैं, मैंने आपसे बातचीत करी तो मुझे आपका विजन समझ में आया। आप मात्र 26 ईयर्स के हैं और इन 26 ईयर में आपने इतना सब कुछ बदलाव कर दिया, और सोच भी ऐसी है कि समाज के अंदर कुछ ऐसा बदलाव लेकर आएंगे जिसकी वजह से समाज एकदम अलग तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। ये तो बस 26 साल की उम्र में। यहाँ 26 साल की उम्र में लड़के लड़कियों के पीछे पागल हैं। बिल्कुल। लड़कियां एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप में खाई हुई रोई पड़ी हुई हैं। ये 26 साल की उम्र तक आने के बाद भी इंसान बदल नहीं पा रहा है। आपने जो इतना सा बदलाव किया, कुछ ऐसा बताइए लोगों को जिससे वो कुछ ऐसी गलतियां ना करें कि कम से कम अपनी लाइफ को संभाल सकें। लड़कियों के लिए भी कुछ बताइए। हम हमारी लाइफ में जब घर से निकलते हैं, पढ़ाई करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई करो आपको कलेक्टर ही बनना है। बिल्कुल। अच्छी शिक्षा अगर आपको नहीं मिल पा रही तो अच्छे संस्कार मिलना ज़रूरी है आपको। आपकी जिस चीज़ में रुचि हो वो काम करो। बंदा क्या करता है कि यार मैंने तो 12th में PCM ले लिया, मुझे तो UPSC की तैयारी करना था, मैं तो नहीं कर पाया, अब क्या करूं। आदमी ऐसे करके मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। अरे जो नहीं कर सकते मत करो ना। आपको किस चीज़ में रूबी, आपकी हॉबी क्या है? आज मेरे समय पे आप मानेंगे नहीं, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। 10th क्लास तक मैं खूब अच्छी पढ़ाई करता था। 11th में 12th में मैंने बंद कर दी कि यार मेरे से नहीं होगा पढ़ाई। इतना कर लेता था कि पास हो जाता था, लेकिन ये मुझे पता था 11वीं 12वीं में इंसान को पता चल जाता है कि हम आगे क्या करेंगे। इंसान को दिखता है कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। तो मुझे पता था कि यार अब मेरे से तो इतना होगा नहीं। मैंने BCom भी किया है, मैंने MBA भी, मेरे ग्रेजुएट पूरा कंप्लीट है, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी है, लोगों की मदद करनी है, एक अपना एक अलग नाम बनाना है। एक मेरे पास रीजन था, मेरे पास एक विज़न था, उस विज़न पे मैंने काम करा, उसका रिजल्ट है आज ये। 4 साल 5 साल मैंने इसमें लगाया, लोगों की छोटी छोटी चीज़ों की मदद करना चालू करा था, जिसमें आज इतना बड़ा इसको रूप दिया मैंने। मेरा खुद का संगठन है छात्र शक्ति, इसमें 5 लाख से ज़्यादा छात्र जुड़े हैं। मेरे पास 5 लाख छात्रों के नंबर हैं। हम पूरे देश में कहीं भी चले जाएं, सब जगह कहीं ना कहीं हर कोने में मेरे साथ में आज स्टूडेंट जुड़े हैं। तो मेरा एक विज़न था कि मुझे इस पर काम करना है, तो मैंने करा है। तो ऐसा ही आजकल जो 19 साल 20 साल के लड़के हैं जो 12th पास करके कॉलेज में जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं यार कॉलेज लाइफ में जाऊंगा, स्पोर्ट बाइक ले ली, कार ले ली, घूमूंगा, हमारा गिरदी करूंगा, एक लड़की पटा लूँगा, उसके साथ में घूमूंगा। ये लाइफ थोड़ी ना होती है। बिल्कुल। इंसान को दिखना चाहिए। या तो वो उसके माता पिता के पास में अंधा पैसा है तो जाके वहाँ पर घूमेगा फिरेगा, मजे उड़ाएगा, या तो आपके माता पिता के पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको दिखाओ करोगे कि नहीं यार मेरे को तो बाइक चाहिए। माता पिता तो देखो आपको मालूम है कि चंचल होते, बेटा जिद करता है तो वो अपनी खुद का ज़मीर कहीं भी गिरवी रख कर उसके ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो ऐसी औलादों को आजकल सोचना चाहिए, ऐसे बच्चों को सोचना चाहिए। भविष्य आप 1 साल घूम लोगे, 2 साल घूम लोगे, फिर आपका क्या जीवन। पिता मजदूरी करता है तो क्या बेटे को भी मजदूरी करना है? नहीं ना। तो बच्चे को सोचना चाहिए, यूथ को सोचना चाहिए कि हम हमारा कल कैसे सुनहरा बना सकें, कल हमारा कैसे बेहतरीन हो, तो उस पर काम करना चाहिए। हर
इंसान के पास अपना एक रीज़न होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए जिस पर भविष्य में वो काम कर सके और एक सक्सेसफुल मैन बन सके। आपके साथ जितने भी लोग चलते हैं सब निस्वार्थ चलते हैं, मैंने नोटिस करा है। और ये जो निस्वार्थ इनके अंदर ये प्रेम होता है आपके लिए, इसके लिए आपने क्या करा? देखिए, मैं उनकी बहुत केयर करता हूँ। मेरे साथ में जो भी है मैं उनको कहता हूँ कि यार तुम्हारा सुख है, लेकिन तुम्हारा दुख मेरा दुख है। मुझसे जितने भी जुड़े बंदे जो मेरे साथ में 24 घंटे मेरे लिए खड़े रहते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा ध्यान रखते हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं ये कि यार ये लोग अपने लिए बने हैं, मालिक ने इनको भेजा है, अपने लिए भेजा है। इससे लोग मिलते नहीं हैं। मेरे साथ में जितने भी लोग रहते हैं बहुत मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे ज़्यादा करते होंगे मुझसे वो मैं उनसे शायद जितना नहीं कर पाता होगा। लेकिन यार समझना चाहिए, आज जब इंसान आगे बढ़ता है तो बहुत सारे मेरे अपने थे, मेरे परिवार के लोग होंगे जिनको लगता है कि रवि भैया पहले तो मुझसे ऐसी बात करते थे, इतना समय देते थे, आज समय नहीं देते हैं, इनमें घमंड आ गया होगा, एटीट्यूड आ गया होगा। तो ये छोटी सोच होती मेरे हिसाब से। जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारियाँ भी वैसी बढ़ जाती है, वो उतना समय नहीं दे पाता है। मैं आज अपने घर परिवार में भी इतना समय बहुत कम दे पाता हूँ। अधिकतर महीने में 15 दिन में आज मुंबई में हो, कभी लखनऊ में, कभी दिल्ली में। लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल क्यों चलता है लाइफ में कि बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा तो अपनों को ही समय देगा। वो सही बात है। सक्सेसफुल होने के लिए हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सक्सेसफुल होने के बाद में तो हम घर ही रहेंगे ना, हमारे परिवार को ध्यान देंगे। कर किसके लिए रहे? कि घर वालों का नाम हो, घर वालों अच्छे से रहे, सारी चीज़ें, भविष्य उनका, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छे से रहे। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है जिससे आपकी लड़ाई हो सकती है आपके घर में। बढ़ते हुए आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। महिला आपकी पत्नी थी कि माँ थी? आप जवाब अगर दिए दो तरफा हो जाएगा। पत्नी बोल दिया तो माँ जवाब देना आपको। मैं मानता हूँ कि माँ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। आपकी पत्नी हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो, कोई भी हो, माँ की ममता ही अलग है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। सक्सेसफुल होने का एक ही राज है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, माँ का प्रेम है। और माँ के प्रेम और माँ के आशीर्वाद से मैं आज जो भी कुछ हूँ। अब आपने तो बोल दिया, कुछ फेमिनिस्ट आएंगी कमेंट में बोलेंगे अगर तुमको माँ से ही प्रेम है शादी काहे करी? देखिए, शादी एक लाइफ का एक हिस्सा है जी। सबको निभाने पड़ती, जिम्मेदारी एक भविष्य की, तो सबको करना पड़ती है। वाइफ की जगह कोई नहीं ले सकता, जैसे माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। पिता की जगह एक अलग होती है, माँ की जगह एक दिल में अलग होती है, वाइफ की अलग होती है, एक परिवार की अलग होती है, दोस्त की अलग होती है। तो ये सब चीज़ें बटी हुई होती है, ये कभी एक नहीं हो सकती। आप देखना, आपका दोस्त धोखा दे देगा, आपकी वाइफ धोखा दे सकती है, लेकिन आपके माँ बाप आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। ये जीवन का कड़वा है, लेकिन ये सत्य है। अभी संजय दत्त जी के साथ आपका एक चल रहा था जो शंकर सेवा, ये क्या है? देखिए, शंकर सेवा करके एक हमारा संस्था है। अच्छा। जिसके संस्थापक हमारे संजय दत्त जी हैं, फिल्म अभिनेता। वो कोई परिचय के मोहताज तो है नहीं। बाबा मैं भी उनको बाबा ही बोलता हूँ। अच्छा, बहुत बड़े मैं फ़ैन हूँ उनका बचपन से। आपकी बड़ी अच्छी स्टोरी इनके साथ मिलने की। मैं एक बाबा से, एक तो देखो बचपन का एक सपना होता है यार, संजय दत्त से मिलना मेरा तो एक सपना ही था। वो मुझे पता था कि मैं इतनी मेहनत करूँगा जीवन में कि मैं अपने संघर्षों के आगे ये सब सपने फीके लगते हैं। बाबा फेवरेट है एकदम? फेवरेट, एकदम फेवरेट। बाबा के काम, बाबा की स्टाइल, बाबा की आंखें। हाँ। मतलब बाबा को दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। अपने दिल में एक अलग जगह है बाबा की, और मुझे गर्व होता है कि मैं संजय दत्त के साथ में काम करूँगा। आने वाले समय में संजय दत्त जी और हम साथ में एक संस्था ला रहे हैं, शंकर सेवा। हाँ, जिसमें पूरे देश में हम युवाओं को जोड़ेंगे उसमें। और हमारा प्रयास है कि हम एक गुरुकुल बनाएं। गुरुकुल? हाँ, इस शुरुआत हम मध्य प्रदेश से करने जा रहे हैं। ऐसा गुरुकुल जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, जिसमें आपको ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हम एक ऐसी, पहले हमारी शुरुआत रहेगी कि हम 4th या 8th क्लास तक इसको बनाएंगे। 4000 बच्चों का टारगेट रहेगा शुरुआत का। एक इंदौर में या मध्य प्रदेश में कहीं भी एक ज़िले में हम इसको जब बनाएंगे, ऐसे करके पूरे देश में करेंगे, हर प्रदेश में। आपके यूपी में भी आएंगे हम। क्या बात, आपका सहयोग लगेगा फिर हमको। आपको भी साथ में लेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना सब कुछ सोच रहे हैं। और इंदौर का एक लड़का रवि चौधरी बन जाता है, और संजय दत्त जी के साथ मुलाकात के बाद रवि चौधरी और ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। तो एक और पॉडकास्ट रखेंगे जब आपके साथ एक मुलाकात होगी, जहाँ पर लोगों को ये भी समझ में आएगा
कि जब आपने गुरुकुल बना लिया होगा, जो आपने बताया अभी, इम्प्लीमेंट कर लिया होगा, मध्य प्रदेश तो उत्तर प्रदेश तो बिहार, हर जगह पर आप अपना विस्तार कर चुके होंगे। मैं मानता हूँ कि रवि चौधरी का विस्तार भले ही रवि चौधरी के नाम पर होगा, लेकिन समाज को सुधारक के रूप में भी देख सकते हैं इस चीज़ को। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा होगा सब। बहुत ही सुनहरा पल होगा और मेरे लिए गर्व का महसूस होगा। मैं मानता हूँ कि बहुत जल्द इस सपने को साकार करूँगा मैं। रवि भैया जी, जब आपको एक यूथ आइकन मिला था मुंबई में, जो कि अमीषा पटेल के द्वारा मिला था, ये क्यों मिला था? उन्हें कैसा लगा था मिलके जब मिला? देखिए, उसमें क्या हुआ था कि हर प्रदेश में से एक युवा को चुनने का था। ब्रांड इम्पैक्ट द्वारा ये यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का मुझे अवार्ड मिला था। तो मध्य प्रदेश में मेरा नाम गया था, मेरी प्रोफाइल देखी थी उन्होंने और मुझे अवार्ड मिला था जी। तो मुझसे जब वहाँ पर मीडिया का सवाल था कि आपको कैसा लगा, आपको अवार्ड ये वो, तो मैंने कहा ये अवार्ड मैं उन लाखों युवाओं को समर्पित करता हूँ कि जिनका सपोर्ट, जिनके सहयोग से आज मैं यहाँ तक आया हूँ और जिन्होंने मेरे संघर्ष में मेरा साथ दिया। क्योंकि हर इंसान के पीछे बहुत सारी शख्सियतों की रहते हैं जो उनको सफल बनाते हैं। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल, लेकिन मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूँ। दो पॉइंट रहते हैं। तो जो लोग जो मेरे साथ में जो काम करते हैं और जो हज़ारों हजार युवा जो मेरे संघर्ष में साथ थे, मैंने वो अवार्ड उनको सबको समर्पित किया। बस आप सुधार रहे हैं, मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। बदलाव लाना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए रवि भैया जी। जय श्री राम।